हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम के विज्ञान विषय के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो शुरू करते हैं। और इसके पहले भी हमने विज्ञान विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बनाए थे। यदि आपने नहीं देखे तो उनको देख लीजिए और वो सारे प्रश्न भी याद कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है वह है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? यह किस परिघटना पर आधारित है? तो इसका उत्तर होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को विद्युत जनित्र कहते हैं। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित है। तो इसको आप अभी याद कर लीजिए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को विद्युत जनित्र कहते हैं। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित है। इसके बाद अगला है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत ही आसान है यह। वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका जो उदाहरण है वह है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, BaCl2, ये 2 यहाँ नीचे आएगा, BaCl2 धन K2SO4, और इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो बनेगा BaSO4 धन 2KCl। तो बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट की अभिक्रिया होगी और इस अभिक्रिया से बन जाएगा बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड का अवक्षेप हो जाएगा। तो इस प्रकार से अवक्षेपण अभिक्रिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर है, मानव मस्तिष्क के कार्य, इसमें पहला कार्य है, मस्तिष्क शरीर के सभी ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। मस्तिष्क शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। इसके बाद दूसरा कार्य है, मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं संग्रहण करता है। और जो तीसरा मुख्य कार्य है वह है, मस्तिष्क शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो हमसे 3 ही कार्य पूछे थे तो हमने यहाँ 3 ही लिखे। इसके अलावा भी मस्तिष्क बहुत सारे कार्य करता है, तो इनको हम याद भी कर लेंगे। 1 या 2 बार दोहराने से बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो मस्तिष्क के कार्य हैं, मस्तिष्क शरीर के सभी ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, मस्तिष्क शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। दूसरा है, मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं संग्रहण करता है। मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं संग्रहण करता है। और इसके बाद है, मस्तिष्क शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है, स्वच्छ आकाश में जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु में उपस्थित सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं, जिसके कारण प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है, जबकि शेष रंग का प्रकाश अवशोषित हो जाता है। इसलिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसको एक बार फिर से देख लेंगे। स्वच्छ आकाश में जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु में उपस्थित सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं, जिसके कारण प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है, जबकि शेष रंग का प्रकाश अवशोषित हो जाता है। इसलिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है? इससे कैसे बचा जा सकता है?
ठीक है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? तो इसका उत्तर है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। तो इसमें हम लिखेंगे मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल, दंत वल्क भी जिसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संचारित हो जाता है। ठीक है, संचारित हो जाता है। यह मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न था कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है, ठीक है, ये पहले तो हमें ये बताना था कि किस प्रकार होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो बचने का उपाय यह है कि हमें क्षारकीय जो दंत मंजन हो, क्षार वाले, उनका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि जो अम्लीय प्रभाव है उसको रोक दिया जाएगा और जो दंत क्षय उसको रोक दिया जाएगा। और ये किस प्रकार होता है, इसका उत्तर भी लिखा है कि मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का जो इनेमल होता है वह कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कि कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप है, उससे बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संचारित हो जाता है। ठीक है, संचारण क्या होता है हमने पहले ही पढ़ा ही था। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है और मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के दो दो उपयोग लिखिए। तो इनके दो दो उपयोग लिखने हैं, बेकिंग सोडा के, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस और धोने का सोडा के। तो यह जो प्रश्न है 2 नंबर में से भी आ सकता है, जैसे बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखिए, या प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखिए, या धोने का सोडा या धावन सोडा के उपयोग लिखिए और विरंजक चूर्ण के उपयोग लिखिए। तो प्रश्न 2 नंबर में भी आ सकता है और ये इस प्रकार से 4 नंबर में भी आ सकता है। तो इसका उत्तर हम देखेंगे, निम्नलिखित के दो दो उपयोग। पहला है बेकिंग सोडा, इसके 2 उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में और दूसरा है सोडा अम्ल अग्निशामक में। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है और सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है। इसके बाद है विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग है, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग में विरंजन हेतु, और दूसरा है पीने के जल को जीवाणु मुक्त करने में। विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग है, वस्त्र उद्योग और कागज उद्योग में विरंजन हेतु और पीने के जल को जीवाणु मुक्त करने में। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग देखेंगे। तो पहला है खिलौना, सजावट का सामान इत्यादि बनाने में, और दूसरा उपयोग है टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला उपयोग है खिलौना, सजावट का सामान इत्यादि बनाने में और टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में। इसके बाद धोने का सोडा के उपयोग देखेंगे। तो इसका पहला उपयोग है कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में और घरों में साफ सफाई करने में उपयोगी है। ठीक है, धोने का सोडा के उपयोग है कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में और घरों में साफ सफाई हेतु। इसके बाद अगला प्रश्न है एल्किन आएगा यहाँ पे। ठीक है, एल्किन एवं एल्काइन को परिभाषित करते हुए एक एक उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर हम देखेंगे एल्किन। तो एल्किन को हमें परिभाषित करना और एक उदाहरण लिखना है। तो हम इसकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध पाया जाता है। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध पाया जाता है, जिनका अणुसूत्र CnH2n होता है, एल्किन कहलाते हैं। उदाहरण है एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्रोपीन CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एल्किन को परिभाषित करेंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध पाया जाता है,
जिनका अणुसूत्र CnH2n होता है एल्कीन कहलाते हैं। इसके बाद एल्काइन, तो एल्काइन में हम लिखेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध पाया जाता है, जिनका अणुसूत्र C2H2n-2 C2H2n-2 होता है, एल्काइन कहलाते हैं। ठीक, यहाँ पे आएगा एल्काइन कहलाते हैं। उदाहरण है एथाइन और प्रोपाइन। तो एथाइन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH है और प्रोपाइन में CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इस प्रकार से एल्काइन का हम परिभाषा लिख देंगे। ठीक, यहाँ त्रिबंध आएगा, त्रिबंध पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ और नामांकित चित्र। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, आपको पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। यदि आपके पास इससे भी अच्छा कोई चित्र हो तो आप उससे तैयारी कर लीजिए, और नामांकित करना बहुत ही आवश्यक है, जैसे मुखगुवा, जीवा, पित्ताशय, पित्तनली, यकृत, अग्नाशय, परिशोषिका, और यहाँ पे है ग्रासिका, डायाफ्राम, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत और कोलन। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ हृदय का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाना यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चित्र वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो यहाँ पे हृदय का चित्र बनाना है आपको। यदि इससे भी अलग से कोई चित्र आता हो अच्छे से तो आप वो तैयार कर लीजिए, और नामांकित करना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे ऊपर से देख लेंगे, नामांकन में आएगा शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, महाधमनी, फुफ्फुस धमनियाँ, फुफ्फुस शिराएं, बायां आलिंद, और यहाँ पे दायां आलिंद है, और शरीर के निचले भाग से महाशिरा और बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, विभाजिका है ये वाली। ठीक है, और यह मानव हृदय का नामांकित चित्र है, जो कि आपको तैयार कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए, और हम वार्षिक परीक्षा की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए थे, क्योंकि कुछ प्रश्नों के भरोसे आप नहीं रह सकते हो। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए 10वीं विज्ञान की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।